जब से ज़ेलेंस्की ने ये आग देखी है, जब से मिसाइल के हमलों से यूक्रेन में शोलों की ऐसी बाढ़ आई है, जब से पुतिन ने तय किया है कि खार्किव को किसी भी कीमत पर रौंद डालेगी रूस की फौज, तब से ज़ेलेंस्की और उनकी फौज की हालत खस्ता हो चुकी है। जैसे ही यूक्रेन युद्ध के 800 दिन पूरे हुए, तब पुतिन ने यूक्रेन में मिसाइलों की बहुत बड़ी बारिश कर दी। यूक्रेन रूस को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। पुतिन का अगला टारगेट खार्किव शहर है, जिसको पुतिन की फौज ने 3 तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के लेफ्टिनेंट जनरल ओलेक्जेंडर पावलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन का प्लान खार्किव और सुमी शहर पर कब्जा करना है। पश्चिमी मीडिया के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की के दफ्तर यानी राष्ट्रपति कार्यालय के एक शख्स का दावा है कि पुतिन खार्किव पर कब्जे के बाद युद्ध रोक सकते हैं। यूक्रेन के ऐसे ही हालात को अब ज़ेलेंस्की की हार का हलफनामा कहा जा रहा है। हार का हलफनामा यानी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने हार मानने की तैयारी कर ली है। Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. अगर पुतिन खार्किव पर हमला बोलते हैं और इस शहर पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये मारियोपोल और बखमूत के बाद यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खार्किव की आबादी करीब 13 लाख है और अब भी शहर में बड़ी आबादी टिकी हुई है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? रूस ने यूक्रेन के चाशिव यार का क्या हाल किया है, वो देख लीजिए। ये यूक्रेन के चाशिव यार शहर का एक ड्रोन वीडियो है। चाशिव यार शहर की हालत भी मारियोपोल, बखमूत और अवदीविका जैसी हो चुकी है। कोई इमारत नहीं बची जहां बारूदी धमाकों ने तबाही नहीं मचाई है। रूस ने ज़ेलेंस्की के हर उस शहर को उजाड़ने की कसम खाई है जहां ज़ेलेंस्की की फौज लड़ने की कोशिश कर रही है। यहां 12,000 लोग रहते थे, अब कोई नहीं बचा है। महीनों चली बमबारी से एक एक ईंट हिल चुकी है। इस ड्रोन वीडियो को देखकर ज़ेलेंस्की का पैनिक लेवल टॉप पर पहुंच चुका है। इस पैनिक मीटर की सुई यूक्रेन के ढह जाने का सिग्नल दे रही है। पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने नया ऐलान किया है। दावा है कि 2024 में ही रूस ने यूक्रेन की 547 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन की फौज को और पीछे धकेलने की लड़ाई जारी है। Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1000 военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники и 2500 образцов вооружения и военной техники. В главном военном параде на Красной площади इस वक्त पुतिन का बड़ा टारगेट उत्तरी यूक्रेन है। सुमी और खार्किव ये दोनों शहर रूस के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं। खार्किव में रशियन भाषा बोलने वालों की आबादी है। फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद खार्किव को छीनने के लिए रूस के सभी बड़े हमले नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन 2024 में पुतिन का एजेंडा कुछ अलग है। अगर ये शहर पुतिन के कब्जे में आ गया तो समझ लीजिए यूक्रेन की राजधानी पर पुतिन का हमला आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर ज़ेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। यह डोनेट्स्क के आसपास का फ्रंट है। यहीं से करीब में चाशिव यार शहर है। रूस की फौज ने वहां घेरा डाला हुआ है। अब रूस के डर की वजह से यूक्रेन पर फंडिंग की बौछार हो रही है।
ब्रिटेन से आए विदेश मंत्री डेविड कैमरन को ज़ेलेंस्की ने रूस की तबाह हुई बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई और इसी के साथ ब्रिटेन ने यूक्रेन को 30,000 करोड़ रुपए के फंड का वादा कर दिया, जबकि अमेरिका से यूक्रेन को 50,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई किए जा रहे हैं। First of all, we should celebrate the success of Congress releasing that $60 billion funding package for Ukraine, knowing that the United States is right behind them and backing them militarily, economically, diplomatically, just as we are in the United Kingdom. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हों, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़, और इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें नसम्स एयर डिफेंस सिस्टम है, इनमें हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ में 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे, कब तक नाटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करता रहेगा, जबकि अब तक वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। नाटो के चीफ कीव आकर ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं, बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का युद्ध बताता है कि यह पूरी तरह पुतिन के कंट्रोल में है। इस बीच ब्रिटेन में प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी भी यूक्रेन पहुंची और यह दौरा अचानक हुआ। सोफी ब्रिटेन के शाही परिवार की सदस्य हैं और इस वक्त यूक्रेन में ब्रिटेन के हथियारों का बोलबाला है। सोफी की मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी हुई और उनकी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का से भी हुई। Documenting the crimes are extremely important too. So this is where it's really I was very pleased to see what the work has taken place here, and it is very much still in the early stages. But it's wonderful, and I'm pleased that the British government is supporting this humanitarian effort because it is really important further down the line. इस वीडियो में आप ज़ेलेंस्की का महल भी देख सकते हैं। इस युद्ध की सबसे खास बात यही है कि ज़ेलेंस्की का महल यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन अब तक महफूज है। सवाल है कि खार्किव और सुमी में युद्ध तेज होने के बाद क्या पुतिन कीव का रुख करेंगे या फिर युद्ध पर फुल स्टॉप लगा देंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध को 800 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बीच एक जर्मन जासूस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप से लेकर के अमेरिका तक भीषण परमाणु जंग की तैयारी कर ली है। और कुछ जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि महज 72 मिनट की इस जंग में 300 करोड़ लोग मारे जाएंगे। Отечественной войны. Ура! खौफ के 72 मिनट, अमेरिका को भस्म करेगा रूस। तारीख 2 मई 2024। परमाणु हथियारों से लैस रूस के 4 लड़ाकू विमान अमेरिका के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को जैसे ही रूस के 4 लड़ाकू विमानों की भनक लगती है, पेंटागन में हड़कंप मच जाता है।
राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर अमेरिका के टॉप जनरल तक रूस के इस जंगी एक्शन से खौफ में आ जाते हैं। क्या रूस अमेरिका पर बहुत बड़ा परमाणु हमला करने जा रहा है? पश्चिमी देशों की मीडिया ये सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि पुतिन ने अब अमेरिका के एयर स्पेस में अपने परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर और जेट को भेजना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता दी है, जिसके बाद से रूस अमेरिका से आर पार की जंग करने के मूड में आ चुका है और यह जंग रूस महज 72 मिनट में खत्म कर देगा। 72 मिनट, रूसी जंग, 300 करोड़ मौत। चौबीस फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी। रूस यूक्रेन जंग को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक 5 लाख के करीब रूसी सैनिकों को यूक्रेनी सेना मार चुकी है। यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। हारते यूक्रेन को जीतने की कोशिश में अमेरिका और नाटो के 32 देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से अब रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक जंग का अखाड़ा खोल देना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो सेना की एंट्री हो चुकी है। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और फ्रांस के मरीन कमांडो सीधे उतर चुके हैं और अब नाटो वायुसेना के पायलट भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है विश्व युद्ध का अलार्म। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर और सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नाटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। 72 मिनट, 5000 एटम बम और 300 करोड़ मौत। और चीन के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि पाकिस्तान की तरह ही चीन में भी अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से हिल चुकी है। प्रॉपर्टी बाजार से लेकर के सब्जी मंडी तक चीन की हालत पस्त हो चुकी है और सब कह रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी आ चुकी है। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। ड्रैगन का कर्ज अब कमाई से ज्यादा हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत देखकर शी जिनपिंग को पसीने आ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग की सरकार ने अब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। तो क्या ड्रैगन बिखरने वाला है? कभी रईसी का ढिंढोरा पीटने वाले चीन के लोग अब खर्च करने में भी डरने लगे हैं। चीन के लोगों की जिंदगी अब आटा दाल तक सिमट कर रह गई है। कहने का मतलब यह है कि अब चीन के लोग पैसा बचाने पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी पर बेरोजगारी का खतरा दिख रहा है। इसलिए लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत कर रहे हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? आखिर क्यों चीन के लोग खर्च करने से डरने लगे हैं? सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि चीन में चल क्या रहा है।
चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह, 80 करोड़ नागरिक कर्ज में डूबे, कई बड़े बिल्डर हुए तबाह। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादातर चीनी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। चीन की जनता ने अपनी कुल निवेश का लगभग 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपनी ईएमआई भी चुकानी बंद कर दी है। बिल्डर्स ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है और शी जिनपिंग को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। चीन के लोगों का आज की तारीख में सिंगल लाइन एजेंडा है, जो है उसको बचाओ, खर्च कम करो, क्योंकि भविष्य अंधकार में दिख रहा है। चीन के लोगों के दिल में बैठे इस डर की वजह है चीन में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात और चीन की मुद्रा का लगातार कमजोर होना। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक चीन के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने भी अब किस्तें चुकानी बंद कर दी हैं। लोग पैसे बचा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ गई है। महंगाई दर बढ़ने की वजह से विदेशी निवेश घटता जा रहा है और चीन की सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 महीनों से चीन में बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीन के आम लोगों के बीच बचत में इजाफा करने की बढ़ती ख्वाहिश से चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले लोग सुपरमार्केट में खूब खर्च करते थे, अब लोग बचत करने के लिए एक लिस्ट बनाकर जाते हैं और जरूरत के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। लोगों ने अब गैर जरूरी खर्च भी बंद कर दिए हैं। चीन में लोग अब बचत करने के पुराने तरीके को अपना रहे हैं। चीन में अब ज्यादातर लेन देन कैश में होता है। अब लोग घर पर कैश जमा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनका खर्च कम हो रहा है और इसका असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका में 2008 में आए संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने डेवलपर्स के कर्ज लेने की क्षमता सीमित कर दी। इसका असर ये हुआ कि उन्होंने जो अरबों डॉलर उधार लिए थे उसे वो चुकता करने में नाकाम रहे। चीन में घरों की मांग गिर गई है और इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी गिरी है। यही वजह है कि चीन के प्रॉपर्टी मालिक पिछले 3 साल में पहले से और गरीब हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नेटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी हाल तक स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्याज दरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेहतर प्रॉपर्टी में निवेश करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन को सिर्फ $33 बिलियन के एफडीआई मिले, जो 1 साल पहले की तुलना में 82% कम है। रिपोर्ट में चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी लायबिलिटीज 2022 की तुलना में 82% कम होकर $33 बिलियन पर आ गई है। यह आंकड़ा बताता है कि 2023 में विदेशी कंपनियों ने चीन में कितना निवेश किया। ये 1993 के बाद का सबसे स्लो ग्रोथ है। इन हालातों से लोगों को न केवल गरीब होने का एहसास हुआ, बल्कि चीन के स्थानीय निकायों के कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गई। एक अनुमान के मुताबिक लोगों के कुल आमदनी का करीब 1/3 डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था, जो अब संकट में है। कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में आए इस संकट को ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे। 10 साल पहले लापता हुए इस मलेशिया विमान को लेकर के अब एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर एक यूजर ने दावा किया है कि इस प्लेन को एलियन ने अगवा कर लिया है। खास बात यह है कि इस विवाद में अब एलन मस्क की भी एंट्री हो चुकी है। एलन मस्क ने आखिर क्या कहा, यह समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि विमान के गायब होने और एलियन के इसे गायब करने की कहानी आपको भी हैरत में डाल देगी।
Destination 370, request level. 370, we are ready, requesting flight 340 to Beijing. 370, 32 right of takeoff, 9. That's right, Captain number 370. जमीन खा गई या आसमान निकल गया, 10 साल बाद भी नहीं मिला सुराग। क्या एलियंस ने उड़ा लिया विमान? विमान गायब होने की कहानी अरबपति एलॉन मस्क की जुबानी। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 मलेशिया के कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। 4,348 किलोमीटर का फासला बोइंग 777 को 6 घंटे 20 मिनट में तय करना होता है, लेकिन उड़ान भरने के 29 मिनट बाद विमान हवाई यातायात नियंत्रण रेडार डिस्प्ले से गायब हो गया। 10 साल बीत गए, 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर के साथ उड़े इस विमान की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। दुनिया के सबसे रहस्यमय हादसे के बारे में तब से लगातार अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। अब ऐसा ही एक दावा एक शख्स ने किया है कि विमान के गायब होने के पीछे एलियन का हाथ हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्लेन के पास एक रहस्यमयी चीज उड़ती दिखाई दे रही है। एलियन को लेकर यूजर के दावे पर अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। मस्क के जवाब से पहले एक्स यूजर ने क्या कहा है वो जान लीजिए। एस्टन फोर्ब्स नाम के एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि MH370 वीडियो, ये चीज विमान के इतने करीब उड़ रही है कि ये एक ऑपरेशन का संकेत देती है। यूजर ने आगे लिखा है कि ये कोई धातु का गोला नहीं है, ये कक्षा के चारों ओर एक प्लाज्मा क्षेत्र है। ये उनकी अपनी ग्रेविटी की तरह है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। विमान अपहरण की एलियंस वाली कहानी वायरल हो रही है। मलेशियाई विमान के एलियंस के अपहरण करने के दावे का जवाब स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने दिया। मस्क ने एलियन की मौजूदगी के दावे से इनकार करते हुए लिखा है कि मैंने एलियन का कोई सबूत नहीं देखा है। अगर मैं देखूंगा तो मैं इसे निश्चित ही तुरंत एक्स पर पोस्ट करूंगा। स्पेस एक्स के पास पृथ्वी की कक्षा में लगभग 6000 सैटेलाइट हैं और हमें एक बार भी घूमते समय एलियन का सामना नहीं हुआ है। जब यह विमान गायब हुआ था उस वक्त विमान की तलाश में 26 देशों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 2017 में इस अभियान को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। आखिरकार मलेशियाई सरकार ने विमान में सवार सभी लोगों को मृत मान लिया। हालांकि 2019 में अमेरिका की एक कंपनी ने फिर से तलाशी अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। सवाल है कि कहां गायब हो गया मलेशियाई विमान? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि थ्योरी कई है कि विमान कैसे गायब हुआ। पहली थ्योरी, पायलट ने की क्रैश की प्लानिंग। एक्सपर्ट का मानना है कि उन्होंने दुनिया भर में रेडियो फ्रीक्वेंसी में हुई गड़बड़ी को ट्रैक करके विमान के अंतिम रास्ते का पता लगा लिया था। समुद्र के ऊपर विमान के रास्ते में हैरतअंगेज पैटर्न पाए गए थे। ऐसा तब होता है जब पायलट जानबूझकर एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद कर दे। इस थ्योरी के मुताबिक विमान का रास्ता सीधा था, तो हो सकता है कि पायलट जहारी अहमद शाह ने उसे ऑटो पायलट मोड पर रखा हो। इस दौरान यह भी दावा किया गया था कि विमान का संपर्क खुद नहीं टूटा था, बल्कि इसे तोड़ा गया था। एक्सपर्ट और ब्रिटिश बोइंग 777 के पायलट साइमन हार्डी ने कहा कि फ्लाइट MH370 समुद्र की गहराइयों यानी समुद्र में बनी खाई में है। कैप्टन जहारी अहमद शाह ने इसे क्रैश करने की प्लानिंग की थी। फ्लाइट के प्री डिपार्चर डॉक्यूमेंट से यह साबित होता है। एक नहीं, कई एक्सपर्ट ने पायलट के ही विमान को क्रैश करने की प्लानिंग करने की बात कही। 1 महीने पहले एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई थी कि प्लेन के कैप्टन ने विमान को क्रैश करने की योजना बनाई थी। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर किसी के पास बताने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। दूसरी थ्योरी, हिंद महासागर में समाया विमान। अमेरिका की एक कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने दावा किया था कि उनके पास MH370 विमान की क्रैश लोकेशन है।
कंपनी ने मलेशियाई सरकार के सामने हिंद महासागर में नए सिरे से खोज शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। तीसरी थ्योरी, एलियंस ने विमान का अपहरण किया। एलियंस को लेकर दुनिया भर में करोड़ों बातें हैं और हजारों थ्योरी हैं। कभी आसमान में दिखने का तो कभी बर्फिस्तान में दिखने का। लेकिन क्या एलियंस होते हैं, इसका सबूत किसी के पास नहीं है जिसे प्रयोगशाला में टेस्ट किया जा सके और फिर कोई एक राय बनाई जा सके। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। मलेशियाई विमान को एलियंस ने ही गायब कर लिया या किसी तकनीकी खराबी से क्रैश हुआ,